हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है शशांक सिंह और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो आज का जो टॉपिक है जिसके बारे में हम बात करेंगे, फ्रांस बिकम अ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। लास्ट वीडियो में हमने जाना किस तरीके से आउटब्रेक आया और किस तरीके से जो वहाँ के राजा थे लुई 16, उन्होंने हार मान ली और ब्रस्टाइल फोर्ट में आग लगा दी, लोगों ने सब कुछ तहस नहस कर दिया और फाइनली कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की जो बात थी उसके लिए राजा को राजी कर लिया। तो वो हमने लास्ट वीडियो में जाना। अब हम बात करेंगे हमारे अगले टॉपिक की, जो आज हम पढ़ने जा रहे हैं वो है हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। लेकिन राजा तो रहेगा, लेकिन वो काम करेगा संविधान के हिसाब से, यानी कि मोनार्की रहेगी, इसलिए हमने इसको बोला कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। यानी कि राजा रहेगा लेकिन उसकी जो पावर्स है उसको कंट्रोल कर लिया गया। अब वो जो संविधान बनेगा तो उसके हिसाब से चलेगा। अब संविधान जो वहाँ का बना है कॉन्स्टिट्यूशन का, उसमें क्या क्या चीज़ें हैं, वो क्या क्या चीज़ें बनी हैं, किस तरीके से वोटिंग राइट्स है, वो सारी चीज़ें पढ़ेंगे। और हम इसमें अब ये भी जानेंगे कि किस तरीके से यहाँ से राइट टू फ्रीडम, राइट टू इक्वालिटी, इक्वल लॉ फॉर इक्वल वन, ये सारी चीज़ें हम इसमें पढ़ेंगे जिनका यहाँ से जन्म हुआ था। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो देखिए, जैसे कि मैंने बताया कि नेशनल असेंबली कंप्लीटेड द ड्राफ्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इन 1791। उन्होंने अपना जो ड्राफ्ट बना के तैयार कर लिया था संविधान का। तो उसका मकसद क्या था? संविधान तो उन लोगों ने बनाया, लेकिन उस संविधान का एक्चुअल ऑब्जेक्टिव क्या था? वो ऑब्जेक्टिव था लिमिट द पावर ऑफ द मोनार्क, यानी कि जो वहां का राजा था लुई 16 था, उसकी पावर को कंट्रोल में लेना। क्योंकि राजा तानाशाह होते हैं ना, राजा तानाशाही होते हैं तभी वो अपनी मर्जी की चलाते हैं। एक संविधान होगा, असेंबली होगी, लोग तरीके से वहां पे काम करेंगे और इसीलिए वहां पे मॉडर्न आइडियाज को यहाँ पे इंप्लीमेंट किया गया, जिसको हम कहते हैं डिवीजन ऑफ पावर। डिवीजन ऑफ पावर यानी कि सबकी जो पावर है वो बांट दी जाएगी, यानी कि वही लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। हम लोग जो पॉलिटी में पढ़ते हैं हमारे, यानी कि जो लेजिस्लेटर, एग्जीक्यूटिव यानी कि राजा और मिनिस्टर, लेजिस्लेटर्स यानी कि सारे हमारे जो एमपीज होते हैं पार्लियामेंट में, वो उस तरीके से मेंबर्स होंगे और जुडिशरी भी चलेगा। तो इस तरीके से पावर को पूरा का पूरा डिवाइड कर दिया गया और इलेक्शन टू नेशनल असेंबली, और बोला गया कि नेशनल असेंबली बनेगी जिसमें इलेक्शन होंगे। अब ये जो इलेक्शन होंगे और इस इलेक्शन में क्या वोटिंग राइट सभी को मिले, तो वो सारी चीजें अब मैं इस वीडियो में बताऊंगा। और साथ ही साथ इसमें मैं कुछ इसके फीचर्स के बारे में बात करना चाहूंगा, यानी कि जो इलेक्शन होगा उसमें क्या क्या चीजें होंगी। देखिए, इनडायरेक्ट इलेक्शन होगा, यानी कि डायरेक्ट इलेक्ट नहीं किया जाएगा, वहां पे इनडायरेक्ट ग्रुप के मेंबर्स को किया जाएगा, जो अभी मैं बताऊंगा थोड़ी देर में आपको। उसके अलावा वोट टू द ग्रुप ऑफ इलेक्टर्स, यानी कुछ इलेक्टर्स के ग्रुप को वोट किया जाएगा, फिर वो आगे वोट करेंगे। और तीसरा, नॉट ऑल सिटीजन्स। तो आपको यहाँ से समझ में आ गया कि वोटिंग राइट सबको नहीं मिले, यानी कि ये संविधान तो बना लेकिन टोटल इक्वालिटी अभी भी देखने को नहीं मिल गया है। तो वो सारी चीजें अब एक एक करके समझते हैं। तो देखिए, ये डायग्राम आप जो देख रहे हैं ये बुक में ऑलरेडी मेंशन्ड है, तो इसीलिए मैंने इस डायग्राम को यहाँ पे ड्रॉ करा ताकि इसको ही एक्सप्लेन कर दो और इसी से हम सारे समझ जाएंगे। देखिए, सिटीजन्स को बेसिकली दो हिस्सों में बांट दिया गया था, एक्टिव सिटीजन्स, पैसिव सिटीजन्स। तो ये एक्टिव सिटीजन, पैसिव सिटीजन्स कौन होते हैं, पहले उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। तो देखिए, एक्टिव सिटीजन्स में आते थे, जो टोटल पॉपुलेशन थी 28 मिलियन, उसमें सिर्फ 4 मिलियन आते थे, और वो भी सिर्फ आदमी, यानी कि मेन की बात हो रही है, वुमेन्स को वोटिंग राइट मिले ही नहीं थे। और पैसिव सिटीजन में फिर कौन आते हैं, बचे हुए 3 मिलियन आदमी, औरत और चिल्ड्रन जिनकी 25 ईयर से एज कम होती है। तो पैसिव में बेसिकली आते थे वो लोग जो 25 ईयर से अबव उनकी एज है, और जो लोग टैक्स पे करते हैं, किसी भी लेबर की जो वेजेस होती है 3 दिन की दिहाड़ी, उसको मिला के उतना टैक्स पे करते हैं, वो उसी को सिर्फ वोटिंग राइट्स मिले हुए थे। तो यहाँ से आपको क्या समझ में आता है कि वोटिंग राइट सबको ही मिले थे। जैसे आज के देश में, हमारे यहाँ इंडिया में हर इंसान को वोटिंग राइट है, यूनिवर्सल राइट फ्रेंचाइज, ये हर इंसान को 18 साल से के बाद से आपको वोट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या था, वोटिंग राइट सिर्फ किसको मिले थे, आदमियों को, यानी कि ये एक मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी थी अभी भी। तो आने वाले समय में वैसे तो हम पढ़ेंगे कि वुमेन्स का क्या कंट्रीब्यूशन रहा, वुमेन लोग भी क्रांति लेकर आए थे, उसके ऊपर एक अलग से टॉपिक है, वो आने वाली अभी हम वीडियोस में पढ़ेंगे इस चैप्टर में। तो हमने ये सारी चीजें जानी कि एक्टिव और पैसिव सिटीजन्स क्या होते हैं, आपको क्लियर हो गया होगा। अब वोटिंग राइट्स जो वो सिर्फ एक्टिव सिटीजन्स को मिले हैं, तो वोटिंग कैसे होगी वो समझा देता हूँ। देखिए, तो जो एक्टिव सिटीजन्स होंगे, यानी कि जो 4 मिलियन लोग होंगे, ये 50,000 इलेक्टर मेंस भेजेंगे। तो 50,000 इलेक्टर बंदे होंगे जो 745 मेंबर्स की असेंबली के लिए नॉमिनेट किए जाएंगे, यानी कि ये पहले इनको वोट करेंगे, 50,000 लोगों को चुन के भेजेंगे, फिर ये लोग आगे नेशनल असेंबली में चुनेंगे 745 मेंबर्स। तो ये था वोटिंग सिस्टम, और इसी वजह से ये लोग, ये नेशनल असेंबली इसको पूरे किंग को कंट्रोल करके रखेगी और उसके मिनिस्टर्स को भी कंट्रोल करके रखेगी।
और अगर इन लोगों में किसी में भी कोई डिस्प्यूट होता है तो उसका जो जुडिशियल सिस्टम है उसके लिए भी अलग से वोट, यानी कि जज होगा, जुडिशरी होगा और उसके लिए भी वोटिंग होगी। ठीक है, तो यहाँ पे इसके लिए भी वोटिंग की जाएगी जुडिशियल के लिए। तो आपको आई होप समझ में आ गया होगा किस तरीके से संविधान बना और कैसे वोटिंग राइट्स आए उसमें कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की में। अब लास्ट में आता है द कॉन्स्टिट्यूशन बिगेन विद द राइट्स ऑफ मैन, और इस संविधान को बोला गया राइट्स ऑफ मैन, यानी कि सिर्फ आदमियों के अधिकार, औरतों की बात ही नहीं हुई थी। तो जैसे आज के टाइम में हम अपने इंडिया के संविधान की बात करें तो उसमें क्या है, देखिए हर इंसान के राइट्स की बात होती है, माइनॉरिटीज की बात होती है, SC STs की बात होती है, वुमेन्स की बात होती है, चाइल्ड की बात होती है और ट्राइबल लोगों की बातें होती है, हर तबके के लोगों की बात होती है, जेंडर इक्वालिटी की बात होती है। और यहाँ पे क्या था, सिर्फ अभी क्या हुआ था कि एक शुरुआत हुई थी, एक संविधान आया था जिसमें सिर्फ आदमियों के राइट्स की बात हुई थी और कुछ सिटीजन्स की, और यहीं से जन्म हुआ था राइट टू लाइफ, फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ ओपिनियन एंड इक्वालिटी बिफोर लॉ, और यहीं से इन चीज़ों की शुरुआत हुई थी। मतलब बेसिकली क्या है ना कि देखिए हम लोग आज जो भी संविधान में चीज़ें पढ़ रहे हैं आर्टिकल्स में, हमारी इक्वालिटी और ये इक्वालिटी, फ्रीडम, और हम ये सारी चीज़ें जो पढ़ते हैं, राइट टू लाइफ, राइट टू फ्रीडम, राइट टू स्पीच, वो सारी चीज़ें यहीं से फ्रेंच रिवॉल्यूशन से निकल कर आई थी। तो ये रिवॉल्यूशन आ चुका था, संविधान बन गया था और इस तरीके से ये सारी चीज़ें निकल कर आती हैं और इन्हीं को कहा जाता है वर एस्टेब्लिश्ड एज अ नेचुरल एंड इनएबल राइट्स, यानी कि ये एक ऐसे राइट्स है जो इंसान को बाय बर्थ मिलेंगे, यानी संविधान बना और इंसान के लिए ये राइट्स जो है उसके बाय बर्थ उसके साथ हमेशा रहेंगे, जिसको कभी मूव नहीं किया जाएगा, ये इसके संविधान में लिखा गया था। तो दोस्तों ये था मेरा टॉपिक जिसमें मैंने आपको बताया आज फ्रेंच बिकम अ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। तो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बनता है और ये सारी चीजें होती हैं जिसमें वोटिंग राइट्स हैं। अब आप इसमें देख रहे हैं कि वुमेन को वोटिंग राइट्स नहीं मिले हैं, अभी सोसाइटी से इनइक्वालिटी खत्म नहीं हुई है। तो हम आने वाली उसमें वीडियो में अब हम पढ़ेंगे किस तरीके से अब मोनार्की भी हटती है और कंप्लीट फ्रांस जो है रिपब्लिक बनता है, क्योंकि सिचुएशन अभी फ्रांस की ठीक नहीं हुई है। तो वो क्या होता है वो हम अगली वीडियो में जानेंगे। अभी के लिए इतना ही, और मैंने इस वीडियो में आपको सारा क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा जो भी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं। तो आज के लिए इतना ही, और अगर आपको मेरा काम अच्छा लग रहा है, मेरी वीडियोस अच्छी लग रही है तो मेरी वीडियोस को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आने वाले समय में आपको और ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ मिलती रहेंगी। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।